नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। पिछले वीडियो में अपन ने नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा की थी। नेहरू रिपोर्ट लॉर्ड बर्कनहेड द्वारा जब भारतीयों को चैलेंज किया गया कि भारतीय ऐसा कोई भी संविधान बनाने में असमर्थ हैं जो सभी भारतीयों को मंजूर हो या सभी भारतीय दल सहमत हो, ऐसा कोई भी संविधान भारतीय बनाने में असमर्थ है। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 आदमियों की एक कमेटी का गठन किया, जिसने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार किया। और उसमें कौन कौन सी बातें थी, इन बातों का अपन ने उसमें चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया की थी और दूसरे दलों की क्या राय थी नेहरू रिपोर्ट के बारे में। डॉक्टर जकारिया के शब्दों में यह एक उच्च कोटि की रिपोर्ट थी जिससे राजनीतिक बुद्धिमत्ता का आभास मिलता है। इसका कारण यह था कि इस रिपोर्ट में पहली बार सब राजनीतिक तथा अन्य समस्याओं पर विचार किया गया और उनका हल निकालने का प्रयास किया गया। पहली बार सब दलों ने इन कठिन समस्याओं को सुलझाने में अपना सहयोग दिया। इस रिपोर्ट में भारत के भावी संविधान की रूपरेखा निश्चित की गई कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो हमारा संविधान किस तरह का होगा। इस रिपोर्ट की अनेक बातें आधुनिक संविधान में अपना ली गई हैं। अतः यह रिपोर्ट वर्तमान संविधान का प्रारंभिक क्रम है और यही इस रिपोर्ट की अधिक से अधिक प्रशंसा है। यद्यपि यह रिपोर्ट अच्छी थी, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत अधिक प्रगतिशील थी, अतः सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। जब यह रिपोर्ट विभिन्न दलों की अलग अलग बैठकों के सामने आई तो अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। अनेक दलों ने इस पर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से विचार करना आरंभ कर दिया। मुस्लिम लीग में भी इस बात पर काफ़ी मतभेद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और डॉक्टर अंसारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के पक्ष में थे, लेकिन शफी मोहम्मद इस रिपोर्ट को अस्वीकार करना चाहते थे और मोहम्मद अली जिन्ना इसमें कुछ ऐसे मौलिक परिवर्तन करना चाहते थे जिससे इसका स्वरूप ही बदल जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में अपनी 14 शर्तें पेश की और उनको सब दलों द्वारा स्वीकार करने पर बल दिया। जिन्ना ने अपनी 14 बातें कांग्रेस सामने रखी, लेकिन कांग्रेस ने उसको स्वीकार नहीं किया और भारतीय मुसलमानों की तरफ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक चुनाव पद्धति, आबादी के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व या गुरुभार और केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों में उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। इसने यह भी मांग की कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास रहे, केंद्र के पास में नहीं रहे। जिन्ना ने जो 14 शर्तें पेश की वो इस प्रकार है। पहली शर्त है, जिसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कि भारत के भावी संविधान का रूप संघीय होगा जिसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होती हैं। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती है? जैसे यदि कोई भी देश है संघात्मक है तो जब शक्तियों का विभाजन होता है तो संघ सूची उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। प्रांतीय सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को था। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो दोनों में से किसी को नहीं दिए गए, वो उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। अब नेहरू रिपोर्ट ने ये कहा कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगी, जबकि जिन्ना ने ये कहा कि अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास होनी चाहिए। दूसरी शर्त, सभी प्रांतों में एक समान स्वायत्ता अधिकार हो। अगला, सभी प्रांतों की विधानसभाओं और अन्य लोक प्रतिनिधित्व संख्याओं में थोड़ी संख्या वाली
जातियों का निश्चित रूप से उचित और काफ़ी प्रतिनिधित्व है। यानी जहाँ पर जिनका अल्पसंख्यक है उनको अपने जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम से कम 1/3 हो। 5वीं शर्त बताई उन्होंने, सांप्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन पद्धति से हो, परंतु कोई भी संप्रदाय जब चाहे तब संयुक्त निर्वाचन पद्धति स्वीकार कर सकते हैं। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। किसी भी प्रादेशिक पुनर्विभाजन द्वारा पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुसलमानों के बहुमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि इन्होंने नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि इन प्रांतों का विभाजन कर दिया जाए, तो जिन्ना ने शर्त रखी कि जब इनका विभाजन किया जाए तब मुस्लिम बहुमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी इन प्रांतों में मुस्लिम बहुमत ही रखा जाए। 7वीं शर्त, सभी संप्रदायों को अपने धार्मिक विश्वास, उपासना, उत्सव, प्रचार, सम्मेलन और शिक्षा की पूर्ण स्वाधीनता रहनी चाहिए। 8वीं शर्त, किसी भी संविधान अथवा लोक प्रतिनिधित्व संस्था से ऐसा कोई भी विधेयक, बिल या प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होना चाहिए जिसका किसी भी संप्रदाय के 3/4 सदस्य अपने संप्रदाय के हितों के विरुद्ध बताते हुए विरोध करें। यानी कि यदि कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित कोई विधेयक का विधानमंडल में लाया जाता है और यदि उस संप्रदाय विशेष के 3/4 सदस्य उस बिल का विरोध करते हैं, 3/4 सदस्य उसी संप्रदाय के, यदि उसी संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका विरोध करते हैं तो उस विधेयक को पारित नहीं करना चाहिए, चाहे विधानमंडल का बहुमत उसको पारित करने के पक्ष में हो। सिंध को बंबई प्रांत से अलग किया जाए। 10वीं शर्त है, अन्य प्रांतों में जिस प्रकार के सुधार किए जाएं उसी प्रकार के सुधार सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में भी किए जाएं। नंबर 11, संविधान में सभी नौकरियों में योग्यता की आवश्यकता के अनुरूप मुसलमानों को उचित भाग मिले। अगला है, मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म, व्यक्तिगत कानून और धार्मिक संस्थाओं की रक्षा व उन्नति के लिए उचित संरक्षण तथा काफ़ी सरकारी सहायता भी मिलनी चाहिए। केंद्रीय अथवा प्रांतीय मंत्रिमंडल में कम से कम 1/3 मंत्री मुसलमान रहें। 1/3 मंत्री मुसलमान होने चाहिए। केंद्रीय विधानमंडल को संविधान में कोई परिवर्तन करने का केवल तभी अधिकार रहे जब भारतीय संघ की सभी इकाइयां उसे स्वीकार कर लें। इस प्रकार जिन्ना की 14 शर्तें वास्तव में राष्ट्रवादियों के मतानुसार सांप्रदायिक समस्या कोई भी हल नहीं था, बल्कि तो और बढ़ा सकती थी। जिन्ना ने इन 14 शर्तों के आधार पर मुस्लिम लीग के दोनों पक्षों में मेल उत्पन्न कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि जिन्ना की 14 शर्तों का इसलिए महत्व है क्योंकि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय में वे प्राय मान ली गई। धन्यवाद।